स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? Thermodynamics is the branch of science which deals with the study of various forms of energy and their interconversion from one form to another form. What is thermodynamics? It is the branch of science which deals with the study of various forms of energy and their interconversions. एक फॉर्म से एनर्जी के कई सारे फॉर्म होते हैं, पता है आपको? कुछ फॉर्म बताइए, नेम द सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एंड देयर इंटर कन्वर्जन। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ गया, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बोल दिए ना। एंड देयर इंटर कन्वर्जन। इस कमरे में कुछ हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी के एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये फैन चल रहा है, ये लाइट जल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है? लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ लाइट, दीज आर द बेसिस ऑफ आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन 3 लॉज। 3 लॉ पे बेस्ड है, एंड दे हैव नो मैथमेटिकल प्रूफ्स, दे आर बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ओनली। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये 3 लॉज पे बेस्ड होता है। तो ये तो हुआ थर्मोडायनेमिक्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉज पढ़ने हैं हमें। और थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया, सबको क्लियर हो गया। इसमें हम क्या करेंगे? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। What is system and surrounding? System plus equal to universe. VERSE. System plus surroundings equal to universe. What is system? The part of universe which is under our observation is called system. The part of universe which is under observation is called system. For example, if we are studying reactants taken in a test tube, then this test tube is system, and remaining part of the universe, system को छोड़कर बाकी जो बचा, it is called surroundings. That is system plus surroundings equal to universe. सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर के पूरा यूनिवर्स बन जाता है। तो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इक्वल टू यूनिवर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं? सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, समझ में आ गया आपको? हाँ, जैसे कोई और एग्जांपल दीजिए आप, सिस्टम का और सराउंडिंग का कोई और एग्जांपल दीजिए। जैसे इस क्लास में अगर हम स्टडी कर रहे हैं चौबे जी की, अगर चौबे जी की स्टडी कर रहे हैं, इनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे हैं, इनकी एबिलिटी क्या है, इनकी नॉलेज क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, ये कितना कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो चौबे जी क्या हो गए, मतलब हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं, तो ये क्या हो गए, सिस्टम हो गए। बाकी ये क्लासरूम क्या हो गया,
सराउंडिंग्स हो गया। ठीक है, तो सराउंडिंग्स में जितना सिस्टम पे जितने सराउंडिंग के जितने पार्ट का इफेक्ट पड़ता है, जिससे वो इफेक्टेड होता है, वही जो है सराउंडिंग होता है, उसी को हम लेते हैं। जैसे लैब में अगर हम हैं तो टेस्ट ट्यूब या बीकर जो हम जिसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सिस्टम हो गया, और बाकी जो लैब बचा हो क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। लैब में जो भी है वो यूनिवर्स हो गया। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम, सिस्टम कितने टाइप के हो गए? ओपन सिस्टम कट रहा है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम क्या है? व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम, अ सिस्टम which can exchange energy and matter both with surroundings. A system which can exchange energy and matter both with surroundings is called open system. एग्जाम्पल क्या होगा इसका ओपन सिस्टम का? ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है, वो क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल बताइए, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल बताइए। प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ ओपन टेस्ट ट्यूब। तो इसमें अगर इसको हम बर्नर लगा करके यहां से और हीट करें, एक बर्नर लगा दें और इसको हीट किया जाए यहां से, तो क्या हो सकता है? इसमें यहां से वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स बाहर जाएंगे। ठीक है, और हीट इसमें क्या हो रहा है? सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। हीट आप दे रहे हो तो हीट जा रहा है सराउंडिंग से सिस्टम में, और यहां से मैटर बाहर जा रहा है। मतलब मैटर कहां जा रहा है? सिस्टम से सराउंडिंग में। तो ये क्या हो गया? कैसा सिस्टम हो गया? ओपन सिस्टम। अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग्स इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप? रिएक्टेंट्स टेकन इन एन ओपन टेस्ट ट्यूब। ओपन टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट लिया गया है तो वह कैसा हो गया? ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम क्या होगा? हाँ, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विद सराउंडिंग्स। अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विद सराउंडिंग्स। ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग्स के साथ केवल एनर्जी को एक्सचेंज करता है, मैटर को एक्सचेंज नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन क्लोज टेस्ट ट्यूब। इसी टेस्ट ट्यूब को अगर हम यहां से बंद कर दें तो क्या होगा? इसमें से मैटर बाहर नहीं जा पाएगा, जो भी वेपर्स बनेंगे वो इसी में रहेंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। एनर्जी यहां से जा रही है। एनर्जी कहां से जा रही है? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम। सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी जा रही है, लेकिन मैटर न तो सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, न सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है। तो देन दिस इज क्लोज सिस्टम। एंड आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम in which neither energy can nor matter can exchange with surroundings.
A system in which neither energy nor matter can exchange with surroundings is called isolated system. तो ऐसा सिस्टम हो गया जो सराउंडिंग्स के साथ ना तो मैटर को एक्सचेंज कर सकता है और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, वो क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा. एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट्स टेकन इन थर्मस फ्लास्क. एक आइडियल थर्मस फ्लास्क है तो उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और जिसमें भी आइडियल लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट रियल, इट इज इमेजिनरी. आइडियल कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, आइडियल गैस होता ही नहीं है. तो आइडियल इंसुलेटर कोई भी नहीं रहेगा. लेकिन अगर एक ऐसा इंसुलेटर है जो हीट को बिल्कुल ही नहीं जाने दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उसको हम क्या मान सकते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, उसमें अगर रिएक्टेंट रखा गया है तो. वैसे आप एग्जांपल में यहां यही दोगे कि रिएक्टेंट्स टेकन इन अ थर्मस फ्लास्क. थर्मस फ्लास्क में अगर लिया गया है तो हीट ना तो बाहर जा सकता है ना ही बाहर से अंदर आ सकता है. तो दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम. तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? और थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में? ये फिजिक्स में भी है आपका थर्मोडायनेमिक्स, तो हम वो नहीं पढ़ा रहे हैं, हम केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको? सिस्टम पढ़ना है, सराउंडिंग्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़ना है, कितने टाइप के होते हैं. अब हमें यहां पे किसी भी सिस्टम की स्टेट बतानी होती है कि वो सिस्टम किस स्टेट में है. जैसे आपकी स्टेट बतानी होगी अगर हमें अभी, तो हम कैसे बताएंगे आपकी क्या स्टेट है? कैसे बताएंगे? हाँ, अभी जो एग्जाम हुए हैं उसके मार्क्स से बताएंगे आपकी स्टेट क्या है, आप किस स्टेट में है, उससे बताया जाएगा. और अगर आपके गार्जियन की, आपके पेरेंट की स्टेट बतानी है हमें, तो दो तरह की स्टेट हो सकती है. ठीक है, एक तो हमें बताएंगे टोटल प्रॉपर्टी कितनी है उनकी, उससे बताएंगे. क्या करते हैं वो, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, कैसे हैं, उससे बताएंगे. फिजिक्स में हम बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं तो कैसे बताते हैं? अगर फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट बतानी होती है तो कैसे बताया जाता है? उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, किस टाइम पे उसकी पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट किसी पॉइंट की पोजीशन क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है, ये सब बताते हैं. उसमें एक्सेलरेशन क्या है, इससे हम उसकी स्टेट बताते हैं. थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट कैसे बताएंगे हम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो उसकी स्टेट कैसे बताएंगे? नहीं, उससे नहीं बताते हैं. द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय सम मेजरेबल क्वांटिटीज और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट. यही ना? कितने, जैसे वो सिस्टम है उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका कितना अमाउंट है, इससे बताते हैं. और प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अमाउंट, दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस. तो किसी भी सिस्टम की स्टेट बतानी है, अगर हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट बतानी है तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट बताई जाएगी. किससे बताई जाएगी? किससे बताई जाएगी? मेजरेबल प्रॉपर्टीज और क्वांटिटीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, इनसे बताई जाएगी. एंड दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस. ठीक है, अब आते हैं हम तो कितनी चीजें पढ़ लिए. थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये पढ़ लिए हम, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स ये पढ़ लिए. सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है ये पढ़ लिए. सिस्टम कितने टाइप का होता है ये पढ़ लिए. सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के पूरा यूनिवर्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे पूरे यूनिवर्स में क्या क्या है, दो ही चीजों से बना है, एक एनर्जी और एक मैटर. इन्हीं दो चीजों से पूरा यूनिवर्स बना है. और केमिस्ट्री में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा यूनिवर्स कैसे बना है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग. जो हम, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, टच करना है, अच्छा, जो हम पढ़ रहे हैं या जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वही सिस्टम होगा, और उसके अलावा जो भी बचता है यूनिवर्स पूरा वो सराउंडिंग्स हो जाएगा. ठीक है, कितने टाइप के हुए ये पढ़ लिए. अब इसमें अगला टॉपिक आता है इंटरनल एनर्जी. व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी क्या होती है?
व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी जितनी होगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी कही जाएगी। इट मे बी केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन यू थिंक अबाउट। आप जिसके बारे में सोच सकते हैं उसमें से कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन मेनली यही सब है। केमिकल एनर्जी हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, ये सब हो सकता है। एक चीज और होता है, जैसे कोई भी सिस्टम है तो उसकी इंटरनल एनर्जी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हम केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ इसको मेजर कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे देखो, अगर मान लो कि हम और चौबे जी दोनों लोग साथ साथ दिन बिताते हैं, सुबह उठते हैं इनके साथ जाते हैं, ठीक है, और इनके साथ चौबे जी, हाँ कहने का मतलब वो है आपके साथ नहीं है, ठीक है, इशारा आपकी तरफ है वो चौबे जी हम लोग साथ साथ बिताते हैं दिन भर है, सुबह से शाम तक, और खर्च आप कर रहे हैं, ठीक है, जहां भी जाते हैं पेमेंट हर जगह कर रहे हैं आप, हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सुबह से शाम तक अगर हम दोनों साथ रहे और मान लीजिए आपने 500 रुपए खर्च किए, तो हम बता सकते हैं कि आपके अकाउंट में चेंज कितने का हुआ है। ठीक है, हर जगह डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, फोन से कर रहे हैं, कैश नहीं कर रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि अकाउंट में आपके चेंज कितना हुआ है। 500 रुपए माइनस हो गया, यही ना है, या कहीं से और मिल गया, अगर हमने देखा कहीं से और आ गया तो उतना प्लस हो गया। तो हम आपके अकाउंट में चेंज बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि अकाउंट में कितना पैसा है, ये नहीं बता सकते। चेंज कितना हुआ ये हम बता सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना चेंज हो गया, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि अकाउंट में कितना है। तो उसी तरह से किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है ये हम नहीं बता सकते हैं। हम इसमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ बाय द यूज ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट नियम का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितनी हुई। हम ये क्यों नहीं बता सकते हैं कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है कितनी, ये क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि आपको बताया गया कि ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है और साथ में स्टेट फंक्शन है यह। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे एक ड्रॉप वाटर आपने लिया, एक ड्रॉप वाटर लिया, तो एक ड्रॉप में पता नहीं कितने अरबों खरबों मॉलिक्यूल हो जाएंगे वाटर के। हर मॉलिक्यूल में क्या है, कई एटम होंगे। वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो कितने एटम होंगे चौबे जी? वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? अरे एक मॉलिक्यूल में देखिए देखिए 3। H2O होता है ना, केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो 3 ही ना हुए। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हो गए। अब हर एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, कई तरह के इसमें एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, कैसी अट्रैक्शन है ना, पोटेंशियल एनर्जी होगी। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो इस सब में, और इसके अलावा मॉलिक्यूल में जैसे 2 मॉलिक्यूल हो गए तो ग्रेविटेशनल एनर्जी भी होगी, कैपिटल G(m1 m2/r²), उसके अकॉर्डिंग ये भी काम करेगा, भले नेग्लिजिबल हो लेकिन ये भी काम करेगा। तो इस तरह से उसमें बहुत सारी एनर्जी है और हर मॉलिक्यूल की अलग अलग स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये नहीं बता सकते कि एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल हैं, ये पहले तो यही बताना मुश्किल है। हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी एनर्जी होगी और सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी का सम जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। तो इतना एक ड्रॉप में पहले मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना कि कितने मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेट करना और फिर उनका टोटल निकालना, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस पे लिखते भी रहना पड़ेगा, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे थे हम, सही बात है।
तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है समझ में आया? अब केमिस्ट्री में जानते ही हो, लिखने वाला काम कम होता है, बोलने वाला काम ज्यादा होता है। अब जब रिएक्शन आएगा तो चलिए ठीक है, रिकॉर्ड होने दीजिए, ये सब भी रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या है, क्या है, पढ़ा रहे हैं, क्लास की तरह ही पढ़ाना है ना। तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? ऐसे एकदम बोर होने लगेंगे ये लोग, अगर एकदम सीरियसली पढ़ाया जाए तो ये बच्चे बोर होने लगेंगे। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हमें ये पढ़ना है, ये भी बता दिया कि इंटरनल एनर्जी क्या है। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इट इज सम ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट मे बी केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच यू मे थिंक अबाउट। जिसके बारे में आप जो भी सोच सकते हो सारी एनर्जी उसमें हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। ये सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। जैसे देखिए, ये एक बीकर है, इस बीकर में आपने पानी रखा हुआ है, पानी का टेम्परेचर मान लीजिए ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अभी इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ और होगी, इसको थोड़ा कैसे होगी इंटरनल एनर्जी? क्या बताया गया? मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये सब, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को छोड़ो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। इसके बाद ये मॉलिक्यूल्स, आप जानते हो कि मॉलिक्यूल्स मूव भी करते रहते हैं। किसी भी मैटर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट इन रेस्ट पोजिशन, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यूनिवर्स में जो चीज भी है ना, रेस्ट में कुछ भी नहीं है, हर चीज मूव कर रहा है। आप बैठे हुए हो यहां पे, क्या कहोगे? रेस्ट में हो? नहीं, यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यू आर इन रेस्ट पोजीशन, बट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द अर्थ यू आर इन मोशन, ठीक है। तो वैसे ही आप कहोगे कि सन स्थिर होता है, उसके सन भी स्थिर नहीं है, वो भी घूमता है, अपनी सारी फैमिली को लेकर के घूमता है। जैसे अर्थ घूम रही है, तो अर्थ घूम रही है तो क्या कर रही है? साथ में अपनी पूरी फैमिली लेकर घूमती है। अर्थ के बाहर मून है, उसको भी लेकर के घूमती है। तो यूनिवर्स में कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है, हर चीज मूव कर रहा है, और जब तक वो मूव कर रहा है तभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। जिस दिन वो मूव करना बंद कर देगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप जिस दिन रुक जाओगे आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब तक आप चलते रहोगे आपका अस्तित्व बना हुआ है, ठीक है। तो हमेशा चलते रहिए। तो हम बता रहे थे कि ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ये बीकर में पानी है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम अगर हीट कर दे तो क्या होगा? इसकी स्टेट चेंज हो गई। 20 डिग्री सेल्सियस से अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इसको हीट दे दिया गया यहां से, और इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? इसकी स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जो इंटरनल एनर्जी है इट इज अ स्टेट फंक्शन। दो तरह का होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। एक पाथ पे डिपेंड करता है वर्क, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, एंड इंटरनल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे आप मान लो इस बिल्डिंग के ऊपर छत पे खड़े हो, ठीक है, और ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी होगी? मान लीजिए 20 मीटर होगी, ठीक है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? mgh, यही ना। अब वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप वहां कैसे गए, आप इस सीढ़ी से गए या उस सीढ़ी से गए या लिफ्ट से गए हैं या बाहर कोई सीढ़ी लगा करके चले गए, इस पे नहीं। आपको वहां पर आपकी अगर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो सिर्फ हमें आपका मास चाहिए, आपकी हाइट चाहिए और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी चाहिए। mgh से हम बता सकते हैं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बात समझ में आया? तो उसी तरह से इंटरनल एनर्जी क्या होता है? स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन होता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस यह है कि हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं बता सकते हैं, हम केवल उसमें चेंज बता सकते हैं। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ है, तो अब कितना चेंज हुआ है ये हम कैसे बताएंगे? बाय द यूज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है।
तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, सिस्टम की स्टेट फंक्शन है, ये उसके स्टेट पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी हम चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं? किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है? नहीं, प्रेशर टेम्परेचर से, अमाउंट से चेंज हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि बाई ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। जैसे ये बीकर है, ठीक है, पहली बात मान लीजिए ये सब हट गया, ये ठीक है, ये बीकर है और इस बीकर में आपने क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है। ये वाटर है, तो इस सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। अब इसमें इसकी इंटरनल एनर्जी हम बढ़ाना चाहते हैं, क्या करें, कैसे बढ़ेगा? इसमें अगर और वाटर मिला दिया जाए, और वाटर अगर इसमें हम मिला दें तो क्या हो जाएगा? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और इसमें से अगर वाटर बाहर निकाल दें तो क्या होगा? सिस्टम की इंटरनल, क्यों? और वाटर मिलाने पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ जा रही है? उसमें मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो उनकी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ये सब इसमें मूव करते रहेंगे ना, तो उसके बाद टकराएंगे भी आपस में, तो ये सब एनर्जी इनकी बढ़ गई। इसलिए सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं आप? एक तरीका क्या बताया गया? बाय एडिंग और रिमूविंग मास फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। बाय एडिंग और रिमूविंग मास फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से मास निकालकर या ऐड करके, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है? बाय डूइंग वर्क इन एडिएबैटिक प्रोसेस, बाय डूइंग वर्क इन एडिएबैटिक प्रोसेस। तो ये क्या होता है? व्हाट इज एडिएबैटिक प्रोसेस? एडिएबैटिक प्रोसेस क्या है? एडिएबैटिक सिस्टम क्या है? एडिएबैटिक प्रोसेस व्हाट इज एडिएबैटिक प्रोसेस? एडिएबैटिक प्रोसेस क्या होगा? ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। The process in which there is no transfer of energy or exchange of energy between system and surrounding, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो एडिएबैटिक प्रोसेस कहलाता है। और ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर रहा है, वो क्या कहलाता है? एडिएबैटिक सिस्टम कहलाता है। और जब हम वर्क करते हैं सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर वर्क कैसे किया जाएगा बताइए? तो सिस्टम पे वर्क कैसे किया जाएगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। किसी वर्क के अच्छा, वैसे भी कर सकते हैं ना। तो हम क्या कर रहे थे यहां पे? एडिएबैटिक प्रोसेस, हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहे थे। समझ में आ रहा है अभी या ऊपर ऊपर जाने लगा? नहीं, अच्छा आ रहा है, आपको तो नींद आ रही है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम पढ़ लिए, क्या होता है इंटरनल एनर्जी, क्या होता है, सबको समझ में आ गया? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। क्या क्या हो सकता है इसमें ये बताया गया, ठीक है। ये भी बताया गया कि हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बता नहीं सकते हैं कितना है, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसमें चेंज कितना हो रहा है ये हम बता सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है।
ये सिस्टम के स्टेट में बदलता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है कि नहीं? आपकी स्टेट चेंज होती है? 10th से 11th में आ गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ कुछ? कितना क्या चेंज हुआ है? लर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है, तब तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है। कितना एनर्जी चेंज हो गया? एक बूंद पानी में एक बूंद पानी और डाल दिए आप। ये तो देखिए हमने क्या बताया आपको, हमने बताया ये कि स्टेट चेंज होने पर सिस्टम की एनर्जी में चेंज बता सकते हैं। अब यहां तो आपने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया ना। सिस्टम की स्टेट चेंज कीजिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाइए, ठीक है? सिस्टम वही रहे, सिस्टम ना बदले, क्योंकि अगर हम इसमें और पानी मिला दिए तब तो सिस्टम ही बदल गया ना। सिस्टम को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, ठीक है? तो उसमें और पानी मिला दिए तो अमाउंट चेंज हो गया, तो अमाउंट चेंज हो गया तो सिस्टम ही चेंज हो गया हो। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम बता रहे हैं। देखिए, एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सराउंडिंग और सिस्टम के बीच एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। जैसे हमने बताया कि कोई रिएक्टेंट है, वो थर्मस फ्लास्क में आपने रखा है, तो अब उसमें वर्क करना है आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क करना है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब कि हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं या सिस्टम वर्क कर रहा है, और जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है वो सराउंडिंग में नहीं जा रहा है, या ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो वो क्या कहलाएगा? तो जितना वर्क किया जाएगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। बात समझ में नहीं आई? नहीं समझ में आई ना? नहीं समझ में आया? एडियाबैटिक प्रोसेस समझ में आया? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, जैसे थर्मस में कोई रिएक्टेंट, ठीक है, वो रखे हैं, एडियाबैटिक सिस्टम। अच्छा, अब इसमें वर्क किया जाए, सिस्टम पे वर्क किया जाए या वर्क सिस्टम द्वारा किया जाए? सिस्टम पे वर्क किया जाए। अगर कैसे वर्क किया जाएगा? एक थर्मस है, मान लीजिए ये एक थर्मस है, और इसमें आपने कुछ भी रखा है, चाय, दूध, पानी, कुछ भी रखा है, इसमें वर्क करना है। कैसे वर्क किया जाएगा? नहीं, वो तो हीट देना दूसरी प्रोसेस हो गई। इसको आप शेक कीजिए, ठीक है? क्या होगा? इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा पानी के? अरे खूब ज्यादा शेक किया जाए तो, बहुत ज्यादा शेक किया जाए तो क्या होगा? या इसमें चर्निंग किया जाए, कोई स्टीरर डाल करके और हिलाया जाए खूब ऐसे ऐसे, तो उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा? बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए, अच्छा छोड़िए, अब आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल बनाते हैं। आज यहां तक आप पढ़े इंटरनल एनर्जी क्या होता है, अब समझ में नहीं आ रहा है, और जब समझ में नहीं आता है तो